सुप्रीम कोर्ट ने जो कल आज खुद नोटिस लिया और उसकी जो समाअत शुरू हुई है, मुमकिना तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है जो उसकी आज की कार्रवाई पर आप क्या देखते हैं कि जो पॉइंट्स उठाए गए हैं और उसमें जिन जिन का फ़रूक नाइक जो फ़रूक एच नाइक जो अपोजिशन की तरफ से लॉयर हैं और फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो हुकूमत की तरफ से लॉयर आए हैं, उन्होंने भी ख़ास तौर पे बाबर अवान साहब ने आकर उसको दिफा किया अपने इक़दाम का हुकूमत की तरफ से, उस वक्त की जो हुकूमत थी। आप क्या समझते हैं जो नुकात उठाए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों को देख रही होगी? देखिए, गुजारिश ये जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के देखने का ताल्लुक है, ज़ाहिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा फोरम है अदालती, और इस पर यकीनन तमाम वकला, तमाम बार एसोसिएशंस, यहाँ तहसील बार से लेकर सुप्रीम तक इस बात पर मुत्तफिक है कि ये वाहिद आइनी तशरीह का अदारा है और आइनी जो मामलात हैं इसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो ये तो बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस किसी तौर पर चैलेंज किया है, ना किसी तरह रद्द किया जा सकता है। ताहम ये जो अब इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आज जो कोर्ट में बहस हुई है वो ये हुई है कि क्या डिप्टी स्पीकर को अख्तियार था रूलिंग देने का या नहीं, या सिर्फ डिप्टी स्पीकर वो इजलास ही कर सकते थे। रूल 28 के तहत जो पैनल है उसमें से चुनाव होता है और यकीनन डिप्टी स्पीकर उस पैनल में मौजूद है जो करता है। पता नहीं कल को फैसला क्या होता है कि सब जुडिस है, इस पर राय इजहार तो नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरी दानिश में डिप्टी स्पीकर को अख्तियार है, जब वो इजलास कर रहे हैं तो वो है, तो डेजिग्नेट कर जाहिर है स्पीकर के तमाम फराइज अंजाम देता है। ये एक मेरी पॉइंट, फैसला किस तरह गवर्नमेंट जाते हैं। और फिर इसके बाद एक और अहम बात यह है जिसको देखना जरूरी है, जिस गवर्नमेंट से जिस खत का जिक्र किया गया, मैं ये समझता हूँ किसको देना चाहिए, उस खत को पहले इंक्वायर होना चाहिए। इसी अदालत के जरिए से सुप्रीम कोर्ट जो है कमीशन बना दे, उस खत को इंक्वायर करे। अगर खत की रोशनी में ये बात दुरुस्त आए कि ये सारा कुछ फॉरेन इंटरवेंशन थी, तो फिर यकीनी तौर पर ये बहुत से इकदाम, चाहे उनमें प्रोसीजरल फ्लॉ भी हो, तो उसको नजरअंदाज करके ये फिर उनकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन उस खत को अगर इंटरोगेट नहीं होता तो इसका मतलब है कि सिर शुरू से नहीं पकड़ा, तो सिरा शुरू से पकड़ लिया जाए और इंटरोगेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, चाहे हाई कोर्ट के कोई जज करें या सुप्रीम कोर्ट अपना ही कोई सिंगल बेंच नामजद करे, तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसको, इस सिरे को खत से पकड़ा जाए। और खत से मुंसलिक है तो साबित हो तो फिर बहुत सी अगर गलतियां भी प्रोसीजर में होती हैं तो उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। फिर मंतकी जो नतीजा है वो ये है। सही जो ये सब, लेकिन देखें इस रूलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस भिजवा दी और सदर ममलिकत ने वो कौमी असम्बली को तोड़ दिया और हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और तहलील कर दी गई। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इस रूलिंग का ताल्लुक बहरहाल अगला जो स्टेप है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और उसके साथ आप समझते हैं कि ये जो असम्बली, कौमी असम्बली को ख़त्म करना या तहलील करना और विद इन मिनट्स उसकी एडवाइस इस रूलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भिजवा देना, आप क्या समझते हैं कि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं? दो अलग अलग स्टेप्स हैं। एक पहला ये है कि तरीके अदम एतमाद को क्या इस रूलिंग के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता था?
नंबर वन। पहला और पहला नंबर टू, ये जो स्टेप है असम्बली के टूटने का, वो एक अलग स्टेप है, लेकिन उससे कहीं जुड़ा हुआ है, या आप समझते हैं ये अलग अलग केसेस हैं? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि पहले तो आप खत से शुरू करें, सर, इसलिए मैंने हाल को जांचे, पहले खत से शुरू करें, अगर खत दुरुस्त साबित हो तो बाद के इकदाम को, प्रोसीजर अगर मौजूद है तो वो कंडोन की जा सकती है, की जानी चाहिए, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन कंडोन को अगर खत से सिरा पकड़ते हैं तो सिरा आएगा, दूसरा स्टेप आएगा डिप्टी स्पीकर के इजलास की सदारत का, फिर तीसरा मरहला आएगा स्पीकर बहस की इजाजत देंगे, चौथा मरहला आएगा कि करारदाद पर बगैर बहस के, बगैर वोटिंग के, बगैर राय मांगे वो क्या रूलिंग सकता है या नहीं। फिर उसके बाद मरहला आएगा कि चूंकि स्पीकर की रूलिंग के बाद शाही में बात रहा हूं मौजूद रही, फौरन बाद साहब ने तकरीर फरमाई कि मैं तजवीज हूं, उस वक्त असम्बली मौजूद थी, मेंबर कौमी असम्बली भी थे और वजीर आजम भी थे, और अख्तियार में था कि वो भेजते, उन्होंने राइट टाइम आपको प्राइम मिनिस्टर तस्वर करते हुए, समझते हुए, जबकि वो उस वक्त थे भी, भेज दी, और सदर मानने का पाबंद है, टाइमिंग्स का कोई इसमें वो नहीं है कि सदर इसे मंजूर करता या 27 दिन बाद सदर साहब मंजूर करते, वो जाहिर है कि वो जो ही तजवीज, अब इन हालात में आपके भी सामने है किस किस्म के हालात है मुल्क की लेवल पर, तो इस हालात के पेश नजर और इकदाम की गालबन उनके पेश नजर फौरी होगी, और उन्होंने फौरी इकदाम के तौर पर असम्बली भी तोड़ी, और फिर सदर साहब ने अब ये स्टेप्स हैं, इन अलहदा स्टेप्स को थ्रू आउट अगर इंटरोग किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और जिक्र बया जाए, क्लियर हो जाएगा। मेरी दानिश में इसका सिरा वो खत है उससे शुरू कर, अच्छा, बाद आप के क्या सारे समझते हैं काम। कि चीफ जस्टिस और ये जो बेंच है वो जो जिस सिरे की आप बात कर रहे हैं ख़त की, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस ख़त की इंक्वायरी आज खुद नोटिस जो चल रहा है, जिसकी समाज चल रही है, उसके तहत उस ख़त की के बारे में उसको इंक्वायर किया जा सकता है, कोई स्पेशल कमीशन बनाकर, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में वो कमीशन काम कर रहा हो, और वो एक सर्टेन पीरियड में उसको उस पर अपनी एक राय दे और फैसला दे? जी बिल्कुल, इसी तरह होगा तो सारी बात क्लियर होगी, वरना बात जब तक उसकी या तफ्तीश या जो राय है वो सामने ना आए, तो फिर सारी बातें मेरी दानिश में आगे जो है वो अपना सही रास्ता नहीं पकड़ सकती। अच्छा सर, इससे ये शुरू बताइएगा किया कि जो जाए। हुकूमत ख़त्म होने के बाद सदर ने वो असम्बली तोड़ दी, हुकूमत ख़त्म कर दी, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के अंदर जो अबूरी सेटअप है वो लाया जाएगा, अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें ये कहा गया है कि हमें ये अबूरी हुकूमत की जो क़याम है उससे पहले पहले इस सिलसिले में फ़ैसला करना है। जी, इस सिलसिले में बड़ा मुख्तसर सा अरसा होता है, लेकिन उसमें कंसल्टेशन जरूरी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कंसल्टेशन बाद में तो देने से रहे, तो फिर दूसरा लम्हा कमेटी बनाने का, कमेटी पोजीशन के अरकान शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होगा कि जब अरकान ही मौजूद नहीं है, असम्बली के अरकान नहीं है और कोई वजूद नहीं है उसका, तो वो रिकमेंड होंगे, तो जाहिर है इसका भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था कि सबूत के लिए किस तरह उसको देखा जाए कि किस तरह कायम की जाए।
اور یقیناً عبوری حکومت آئین کا تقاضا ہے، آئین کے تقاضے وہ عبوری حکومت بنی ہے، نگران اور یہ سارے معاملات ہونے ہیں، جو کہ اب حالات میں تو رائے کا دینے کا یا اس کو سوال جو کنسلٹیشن ہے، تو اس لیے اب اس کا کوئی سپریم کورٹ راستہ تاکہ یہ ملک اب کسی طویل آئینی بحران سے بچ سکے، جس صحیح کو ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ جی نے جس کی نشاندہی کی ہے جویا صاحب، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اس کے علاوہ جو صدر نے خط لکھا ہے اب اپوزیشن لیڈر کو، وہ کس حیثیت میں رکھا ہے جس جو اسمبلی موجود ہی نہیں ہے، پھر وہ جو قومی ہاں ظاہر اسمبلی ہے، اور سینٹ کے ارکان پہ مشتمل جو کمیٹی بننی تھی، وہ بھی اگر وہ نامینیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قومی اسمبلی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ جو اب ایک یہی نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے کہ اس کا جو نئی حکومت، عبوری حکومت تشکیل کیسے پائے گی؟ اب کیا یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار جائے گا یا صدر خود اپنے طور پہ کسی کو نامینیٹ کر دیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آئین میں تو ایسی گنجائش نہیں ہے نامینیشن کی، ظاہر ہے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ میں نے جو گزارش کی ہے کہ پروسیجرل فلا کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر وہ خط درست قرار پاتا ہے تو کیا ہے اس کو بھی کسی حد تک نظر انداز کرنا چاہیے، چونکہ ملک کے ہی ورنہ باغ ڈور جو ہے وہ خطرہ یہ ہے کہیں اور چلی جائے گی۔ تو کہیں اور جانے سے بچانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کا بھی فیصلہ کرے کہ جب اسمبلی نہیں رہی، حزب اختلاف نہیں رہا اور وہ عبوری طور پر اس وقت تک کام کریں گے جب تک عبوری حکومت قائم نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی راستہ دینا چاہیے، جو عبوری حکومت اگر پڑتی ہے تو عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے یقیناً سپریم کورٹ کو راستہ دینا پڑے گا۔ تو صحیح میری رائے میں، میرے خیال میں یہ نقطہ بھی سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، جس طرح میں نے خط کا عرض کیا، خط سے لے کر عبوری حکومت تک، اور یہ یقیناً اس پیریڈ سے پہلے کو طے کرنا چاہیے جو عبوری حکومت کے لیے ضروری، اس سے پہلے یہ سارے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، حالات بہت سنگین ہے، سپریم کورٹ کا یہ سٹیپ نے دراصل بہت سے معاملات خدشات کو یہ دور کرے گا صحیح۔ سپریم کورٹ کا، اور اچھا سر، سپریم ایک کورٹ آپ پر بات کریں، صرف آخری سوال آپ سے، آپ نے بات کی کہ اس جی خط کو انکوائری ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اتنے بڑے سٹیپ ہوا جی ہے، اور اگر آپ نے کہا خط ٹھیک ہے تو اس کے مطابق کارروائی ہوگی، اور اگر خط ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا؟ ایک سینیریو یہ ہے کہ خط ٹھیک نہیں ہوتا اور اس میں جو ہے اس کو اس کا ٹرانسلیٹ ٹھیک نہیں کیا گیا، ٹرانسلیٹ سے مراد اس کی تشریح شاید حکومت نے ٹھیک نہ کی ہو، درست، پھر کیا ہوگا؟ یقیناً وہ پھر جو خط کا معاملہ ہے وہ تو وہی رک جائے گا، اقدامات کو سپریم کورٹ اس تناظر میں دیکھے گی کہ درست نہیں تھا، لیکن نا ایک بہت بڑی کل نے اس خط کو ویریفائی کیا ہے، اور اس میں ہمارے عسکری افسران بھی شامل ہیں، مایا ناز لوگ ہیں، تو ادھر سے پولیٹیکل بھی ہیں، تو انہوں نے اس کو جانچا ہے تو درست قرار دیا ہے، تو وہ میں یہ غداری کی طرف لیڈ کرتا ہے ان کی رائے، تو جب ان کی رائے میں یہ غداری کی طرف ہے تو پھر اس کا مطلب خط کم از کم ایک فورم پر درست قرار پایا۔ اب وہ اس فورم کو بلا کر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر اس خط کو درست کر، تو جب درست وہ خط ہے تو بعد کے اقدامات میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو وہ لینینسی ایکسرسائز کی جو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کوئی اگر پروسیجرل غلطی ہوئی ہے تو اس کو نظر انداز کس حد تک کیا جا سکتا ہے اور کسی غلطی کو کس حد تک کیور کیا جا سکتا ہے۔ سپریم
कोर्ट भी अपनी राय दे सकती है और यकीनन ये अब सारा मामला सुप्रीम देखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये ही काबिल तरीन इस वक्त जजेस लाइक जजेस और इन पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ का एतमाद भी इन्हें हासिल है। जहां तक मैंने आज की कार्रवाई देखी है, दोनों फ्रीकैन ने इस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। वो एक तजवीज आई थी लार्जर बेंच की, तो दुरुस्त तौर पर मुस्तरद हुई, क्योंकि आम लोग जजेस हैं वो भी काफी तादाद में। आप यकीन करें रिजवानी साहब, ये मेरा खुद है, शाम गए तक ये जज साहबान अदालत में बैठकर वो केसेस के फैसले करते, लेकिन मुआशरे में बिगाड़ इतना आ गया है कि केसेस का ढेर है। तो वो उसको भी देख रहे हैं। इन हालात में दुरुस्त तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने इजहार किया है कि अगर हम आए, वरना मेरा ख्याल ये है कि ये 5 रुकनी बेंच बेहतर अंदाज में फैसला कर सकता है।